बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। सो टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब हम देख लेते हैं एचआईवी के बारे में हमें पता है कि वो कैसे CD4 लिम्फोसाइट्स के ऊपर काम करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है। तो एचआईवी जो है वो दो इम्पॉर्टेंट ह्यूमन के जो टी सेल्स को अटैक करते हैं ना, दो इंपॉर्टेंट वायरसेस होते हैं। एक ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस, ठीक है, और ये वाला हमारे पास जो है एचआईवी, ये दो वायरसेस होते हैं। और इसमें आज हम एचआईवी पढ़ेंगे। एचआईवी का क्या काम होता है कि एचआईवी जो हमारे हेल्पर टी सेल्स होते हैं ना, उनके ऊपर जाके अटैक करता है, CD4 लिम्फोसाइट्स के ऊपर जाके अटैक करता है और उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। अब हमारे CD4 लिम्फोसाइट्स का क्या काम होता है, वो हमारी इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो क्या ख्याल है, जब बेचारे CD4 लिम्फोसाइट्स ही हमारी बॉडी से ख़त्म हो जाएंगे तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी और उसकी वजह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं। यानी कि नॉर्मली जो ऑर्गेनिजम्स इन्फेक्शन नहीं करवा सकते, लेकिन अब क्योंकि इम्यूनिटी सप्रेस हो गई है, तो इम्यूनिटी के सप्रेस होने की वजह से अब क्या होगा कि अब इन ऑर्गेनिज्म की वजह से हमारे बॉडी में या पेशेंट्स की बॉडी में इन्फेक्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे। एचआईवी का एक ग्रुप होता है लेंटीवायरस सब ग्रुप ऑफ रीट्रोवायरसेस। ये बहुत स्लो इन्फेक्शन कराते हैं, यानी कि इनके इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबे होते हैं, काफ़ी टाइम बाद ये इन्फेक्शन कराते हैं। एचआईवी जो है उसकी शेप एक सिलेंड्रिकल शेप का एक इसमें कोर होता है। ये हम नीचे कोर देख लेते हैं। ये देखें, एचआईवी में बिल्कुल हमारे पास ये सेंटर में सिलेंड्रिकल सा कोर नज़र आ रहा है ना, तो एचआईवी का सिलेंड्रिकल कोर है डी कोर और इसके इर्द गिर्द ये पूरा इन्वेलप पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका कोर है, साथ में इन्वेलप है, और इन्वेलप में वायरस के देखें दो ग्लाइकोप्रोटीन जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 41 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 120। हम देखेंगे कि ये आगे कैसे उसकी पैथोजेनेसिस में रोल प्ले करता है। और एचआईवी का जीनोम है, उसके अंदर दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स देखें आरएनए के पड़े हुए हैं, ठीक है। आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के, और इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, डिप्लॉइड का नाम देते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है अ, ये जो सारे प्रोटीन्स बन रहे हैं, इनको बनाने के लिए कोई ना कोई जीन्स भी होंगी। तो कौन कौन सी जीन्स होती हैं एचआईवी में? गैग जीन, पॉल जीन एंड एन जीन। इन जीन्स का क्या काम होता है कि ये जीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करेंगी, यानी कि इनसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनेंगे। और जो जीनोम होता है उसके अंदर आरएनए जीनोम की 6 रेगुलेटरी जीन्स होती हैं। दो जो रेगुलेटरी जीन हैं टैट और आरईवी, ये दो रेगुलेटरी जीन्स हैं। और टैट और आरईवी जीन्स किसके लिए चाहिए होती हैं? रेप्लिकेशन के लिए। उसके अलावा तीन और जीन्स हैं नेफ, विफ एंड वीपीआर और वीपीयू। ये रेप्लिकेशन के लिए चाहिए होती हैं और इनको हम क्या नाम देते हैं? ये रेप्लिकेशन के लिए नहीं चाहिए होती, तो ये एसेसरी जीन्स होती हैं, ठीक है, कि वैसे ही चाहिए लेकिन ज़रूरी नहीं है रेप्लिकेशन के लिए चाहिए। गैग जीन एनकोड करेगी P24 प्रोटीन को। और P24 प्रोटीन का क्या काम होता है? P24 एक एंटीजन के तौर पे काम करता है, यानी कि इनिशियल सीरोलॉजिकल टेस्ट जो हम कर रहे होते हैं ना, उसमें P24 प्रोटीन एक एंटीजन के तौर पे काम करता है, जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है और वो हम पेशेंट के सीरम में डिटेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है पोल जीन। पोल जीन से भी बहुत सारे प्रोटीन्स एनकोड होते हैं। ये देखें, पोल जीन से कितने प्रोटीन्स एनकोड हो रहे हैं। उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी एनकोड हो रहा होता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक प्रोटीन है, एंजाइम है, और उसका क्या काम होता है कि वो जो जीनोम का आरएनए होता है ना, उससे, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आरएनए से डीएनए बनता है, ठीक है। तो पोल जीन क्या बनवाती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बनवाती है, जो कि आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन करवाएगा। उसके अलावा इंटेग्रेज बनता है। ये देखो, इंटेग्रेज का क्या काम होता है कि ये इंटीग्रेट करवाएगा वायरस के डीएनए को सेल के डीएनए के अंदर। और एक और एंजाइम होता है प्रोटीएज, ठीक है। प्रोटीएज का क्या काम होता है कि वो बहुत सारे प्रीकर्सर प्रोटीन को तोड़ेगा और उनसे आगे जो है वो प्रिकर्सर प्रोटीन को तोड़ने के बाद आगे जो दूसरे प्रोटीन्स बनवाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर प्रोटीएज एनकोड हो रहा था, तो अगर प्रिकर्सर प्रोटीन होता है ना GP160, तो उससे 120 और GP41 टूट के उनकी एक्टिव फॉर्म्स बनेंगी, ठीक है। तो इस बात को आपने याद रखना है। अब क्या होता है कि जो हमने दो ग्लाइकोप्रोटीन पढ़े हैं जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, इसमें बेस के सीक्वेंसेस डिफरेंट हो जाते हैं। तो हर डिफरेंट सीक्वेंस के साथ जो भी बेस आएगी, तो उसमें जो डिफरेंट एचआईवी के सब टाइप्स बन जाती हैं, उनको हम क्लेड्स का नाम देते हैं। तो डिफरेंट एरियाज़ में, मतलब किसी वर्ल्ड की यानी दुनिया की किसी जगह में एक क्लेड होगा, कोई दूसरा क्लेड होगा, तो उस बेसिस पे हमने क्लेड्स का नाम दिया है, ठीक है। उसके अलावा ये जो हमने डी शेप का न्यूक्लियोकैप्सिड पढ़ा था ना, उसमें हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड, मतलब दो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पड़े थे, तो सात ऐसे दो गोल गोल पड़े हुए थे। तो वो क्या, बिल्कुल न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर क्या पड़े हुए होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटेग्रेज एंड प्रोटीएज, ठीक है। और ये जो आगे हम देखेंगे कि कैसे एचआईवी के पैथोजेनेसिस में काम कर रहे होते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमें पता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जब आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये क्या करेगा कि ये सारे के सारे आरएनए को रीड करेगा, उससे फिर हमारा एंजाइम बनेगा, जो एचआईवी
आगे डीएनए की फॉर्मेशन करेगा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक बायफंक्शनल एंजाइम है। बायफंक्शनल एंजाइम का क्या मतलब है? इसकी 2 एक्टिविटीज़ हैं। इसके अंदर राइबोन्यूक्लियस एच एक्टिविटी भी है, ठीक है? एक तो ये डीएनए पॉलीमरेज़ है। डीएनए पॉलीमरेज़ कौन-सा होता है? जो आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन करता है। दूसरा ये राइबोन्यूक्लियेज़ एच है। राइबोन्यूक्लियेज़ एच का क्या काम होता है? कि ये आरएनए को डिग्रेड करता है, ठीक है? क्या होता है कि जब आरएनए और डीएनए का एक हाइब्रिड बना होता है ना, आरएनए डीएनए का हाइब्रिड, तो इसका क्या काम होता है? राइबोन्यूक्लियस एच का क्या काम होता है? ये इसको तोड़ेगा और आरएनए को डीएनए से सेपरेट करेगा, ठीक है? तो आरएनए को डीएनए से सेपरेट कर देगा और ये जो एसेंशियल स्टेप होता है ताकि आगे फर्दर डीएनए की फॉर्मेशन हो सके, क्योंकि जब आरएनए अलग नहीं होगा तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसे बनेगा, ठीक है? उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एंजाइम है इंटेग्रेज है। इंटेग्रेज क्या करता है कि ये इंटीग्रेशन करा रहा है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि वायरस के डीएनए को होस्ट के डीएनए में, यानी वो होस्ट का डीएनए पड़ा था, ये छोटा सा वायरस का डीएनए आएगा और इंटेग्रेज इसको जो है होस्ट के डीएनए के अंदर जाके उसने घुसाना है, ठीक है? उसके अलावा प्रोटीएज हमने पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोप्रोटीन 160 होता है, जब वो टूटता है तो उससे 120 और 41 बनते हैं। तो ये दोनों कौन बनवाएगा? प्रोटीएज। प्रोटीएज का काम क्या होता है कि बड़े प्रोटीन को तोड़ के उससे छोटे-छोटे एक्टिवेटेड प्रोटीन्स बनवाने हैं, ठीक है? उसके अलावा एचआईवी में एक और रेगुलेटरी जीन होती है टैट जीन। इसका मतलब क्या है? ट्रांस एक्टिवेशन जीन। ये एक ऐसे प्रोटीन को एनकोड करती है जो कि जीन की ट्रांसक्रिप्शन करवाती है, ठीक है? और इस ट्रांसक्रिप्शन से क्या फ़ायदा होता है? हमने पढ़ा है कि आगे कैसे वो एचआईवी की सिंथेसिस कराती है। उसके अलावा हमने एक और बात पढ़नी है कि जो टैट प्रोटीन होता है और एक नेफ जीन होती है, ये दोनों मिलके क्या कराते हैं कि ये जो है वो क्लास 1 मेजर एमएचसी प्रोटीन्स होते हैं। एमएचसी प्रोटीन का क्या काम होता है कि एंटीजन प्रेजेंटेशन के, मतलब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग बिल्कुल जैसे ट्रेज होती है ना, उनके तौर पे काम करती हैं। इस ट्रे के ऊपर एंटीजन पड़ा होता है, ठीक है? और ये रिकग्नाइज करते हैं टी सेल, बी सेल, और ये आके उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो एमएचसी प्रोटीन्स का ये काम होता है। अब क्या करते हैं टैट प्रोटीन और नेफ, वो इतने चालाक होते हैं, इतने चालाक होते हैं कि वो क्या करेंगे, तो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स है ना, इनकी अमाउंट कम कर देंगे। अब क्या ख्याल है, जब एमएचसी यानी कि एंटीजन को प्रेजेंट करने वाली चीज़ें कम हैं, तो हमारे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को पता चलेगा कि एंटीजन है या नहीं है, क्योंकि एंटीजन प्रेजेंटिंग चीज़ें ही खत्म हो गई हैं। तो बेचारे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को पता ही नहीं चलेगा और बॉडी में एचआईवी फैलता रहेगा, फैलता रहेगा। तो ये दोनों प्रोटीन्स इतने चालाक होते हैं कि एमएचसी की एक्सप्रेशन को कम कर देते हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं वो एचआईवी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा एक और रेगुलेटरी जीन होती है जिसका नाम है रेव जीन। ये क्या करती है कि ये एमआरएनए की पैसेज करवाती है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, यानी न्यूक्लियस से एमआरएनए को निकाल के अंदर साइटोप्लाज्म में लेके जाती है, ठीक है? और हमें पता है कि साइटोप्लाज्म में जाएगा तो ताकि आगे तभी तो प्रोटीन सिंथेसिस हो पाएगी। उसके अलावा एक और एसेसरी प्रोटीन होता है विफ प्रोटीन। ये क्या होता है? वायरल इन्फेक्टिविटी। नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रोटीन क्या करता है? वायरल की इन्फेक्टिविटी को बढ़ाता है। और कैसे बढ़ाता है कि एपोबैक 3G जो एंजाइम है ना, इसको कम कर देता है, इसकी एक्टिवेशन को। और इस एंजाइम का क्या काम होता है कि एपोलिपोप्रोटीन बी आरएनए एडिटिंग एंजाइम है, ठीक है? ये क्या करता है कि ये आरएनए और रिट्रोवायरल डीएनए को मतलब उनके अंदर बेस चेंजेस वगैरह कराता है और जब इन मॉलिक्यूल को इनएक्टिवेट कर देगा और उसकी इन्फेक्टिविटी को ये कम कर देगा, ठीक है? अब नॉर्मली क्या होता है कि ये वाला जो एंजाइम है, ये नॉर्मली इस एंजाइम का काम क्या होता है कि ये जो रेट्रोवायरस का डीएनए बना है ना, यानी कि एचआईवी का डीएनए बना है, उसमें म्यूटेशन करा देते हैं। और जो भी हमें पता है म्यूटेटेड चीज़ होती है वो अच्छा काम नहीं करती और वो डिस्ट्रॉय होने के लिए बनी होती है। तो ये चीज़ एचआईवी के लिए ख़राब है। तो एचआईवी के जो विफ प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस एंजाइम के एक्सप्रेशन को कम करेंगे। तो एचआईवी के डीएनए में म्यूटेशन नहीं होगी और उसकी वजह से एचआईवी का डीएनए जितना ज़्यादा सही रहेगा, वो क्या करेगा, वो उतनी ज़्यादा इन्फेक्टिविटी करवाएगा। अब जो सरफेस पे हमने 2 ग्लाइकोप्रोटीन पढ़े हैं 120 और 41, ये क्या करते हैं, जो G20 होता है ना, ये बिल्कुल सरफेस के ऊपर हमने ऐसे देखा पड़ा होता है। इसका क्या काम होता है कि ये CD4 रिसेप्टर सेल्स के साथ जाके इंटरैक्ट करता है, ठीक है? CD4 रिसेप्टर के साथ जाके इंटरैक्ट करेगा। तो इसके ज़रिए वो क्या करेगा कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। उसके अलावा GP41 भी हमने देखा कि ये भी एनवेलप में पड़ा होता है और ये क्या कराता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये होस्ट सेल है, ये वायरस का मतलब वायरस सेल का मौजूद है, ठीक है? तो ये वाला जो 41 है ना, इसने क्या कराना है कि इसकी मेम्ब्रेन की, यानी कि वायरस के जो सेल है उसकी फ्यूजन करवानी है होस्ट सेल के साथ, ठीक है? और जब ये होस्ट सेल के साथ फ्यूज़ होता है तभी तो इसका अंदर हमने पढ़ा था ना कि इसके आरएनए आगे फर्दर ह्यूमन बीइंग के सेल के अंदर चले जाते हैं। उसके अलावा जो GP120 की जीन होती है उसके अंदर बहुत जल्दी-जल्दी म्यूटेशंस होती हैं। तो क्या ख़्याल है, जब एक जीन में म्यूटेशन हो रही है तो वो बहुत सारे एंटीजेनिक वेरिएंट्स बनाएगी और इतने ज़्यादा वेरिएंट्स बनेंगे तो उनके खिलाफ डिज़ीज़ को कंट्रोल करना, उनके खिलाफ वैक्सीन बनाना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और तो ना सिर्फ ये कि एचआईवी इन्फेक्शन करता है, बल्कि उसकी GP120 जो जीन होती है वो म्यूटेशंस भी बहुत रैपिडली करती है और उस रैपिड म्यूटेशन की वजह से एंटीजेनिक वेरिएंट्स बनते हैं जिनको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
उसके अलावा एक और एंटीजन हमने पढ़ा है, ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन होता है P24, ये न्यूक्लियोकैप्सिड कोर के ऊपर मौजूद होता है, लेकिन इसके अंदर म्यूटेशंस नहीं आती हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जब इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती है ना, तो एंटीबॉडीज़ इसको न्यूट्रलाइज़ नहीं करती। लेकिन अब एंटीबॉडी का फिर फ़ायदा क्या होता है कि जब हम सीरोलॉजिकल मार्कर्स कर रहे होते हैं या ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो उसमें अगर हमें एंटीबॉडी ज़्यादा मिलेंगी तो हम HIV को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये उसकी इन्फेक्टिविटी को कम नहीं करती हैं, बल्कि दे आर सीरोलॉजिकल मार्कर्स ऑफ इन्फेक्शन, और इनके अंदर म्यूटेशंस नहीं होती हैं, ठीक है। अब क्या है कि HIV के जो नेचुरल होस्ट हैं वो ह्यूमन बींग्स ही हैं, ठीक है। HIV एंटोजेनस वायरस नहीं है, यानी कि नॉर्मल ह्यूमन सेल DNA के अंदर HIV के जो हमारे पास वो होते हैं बेस सीक्वेंसेस, वो कभी भी मौजूद नहीं होते, ठीक है। HIV के साथ साथ दो और इम्पॉर्टेंट रेट्रोवायरसेस कौन से हैं, और दो और वायरसेस कौन कौन से हैं HIV के अलावा? HIV टाइप 2 और सिमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस आर टू अदर टाइप्स ऑफ वायरसेस। अब यहाँ पे देख लें, HIV की रेप्लिकेटिव साइकिल है। रेप्लिकेटिव साइकिल में हमने पढ़ा था कि जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 होता है उसका क्या काम होता है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 ने जाके हमारे पास बाइंडिंग करानी थी। तो ग्लाइकोप्रोटीन 120 की मदद से वो CD4 रिसेप्टर, CCR5 और CXCR4, कीमोकाइन रिसेप्टर 4, कीमोकाइन रिसेप्टर 5 और CD4 के साथ बाइंडिंग कौन कराएगा? ग्लाइकोप्रोटीन 120। उसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन 41 हमने पढ़ा था। 41 हमने कहा था ना कि फ्यूजन करवाएगा, तो पहले वायरॉन आके बाइंड कर गया 120 की मदद से, फिर 41 फ्यूजन कराएगा, और फ्यूजन के बाद क्या हुआ है कि जो भी HIV के जो वायरस का सारा RNA था वो अंदर चला गया। अब क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन होती है, यानी कि RNA से DNA बनता है, और DNA बनने के बाद इंटेग्रेज क्या कराएगा कि न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाके इस DNA की कॉपी को इंटीग्रेशन करा देगा। तो क्या ख्याल है कि बेचारे होस्ट के DNA के अंदर वायरस का DNA आ गया है, तो वो प्रो वायरस DNA बन जाएगा, और उसकी वजह से उस DNA से जो अब नए RNA बनेंगे उनमें उनके अंदर कौन से सीक्वेंसेस होंगे? HIV के सीक्वेंसेस मौजूद होंगे, और उससे जो मैसेंजर RNA बनेंगे उनकी ट्रांसलेशन होगी, और जो प्रोटीन्स बनेंगे वो प्रोटीन्स किसके बनेंगे? HIV के प्रोटीन बनेंगे। और वो HIV, यानी कि HIV क्या करता है, वायरसेस क्या करते हैं कि हमारे न्यूक्लियस पे कब्जा कर लेते हैं और हमारी सारी मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोटीन्स बनवाने के लिए। तो देखें कैसे HIV अपना न्यूक्लियोकैप्सिड बनवा रहा है, और अपना न्यूक्लियोकैप्सिड बनवाने के साथ वो क्या करेगा, ये देखें, न्यूक्लियोकैप्सिड बनवाया, अब उसका न्यूक्लियोकैप्सिड बन गया, बड़े मज़े से उसने क्या किया कि अपने ये RNA के ऊपर न्यूक्लियोकैप्सिड बनवा लिया, और क्या करेगा कि मेम्ब्रेन, मतलब ये न्यूक्लियोकैप्सिड क्या करेगा कि अब होस्ट सेल की ही मेम्ब्रेन से अपनी मेम्ब्रेन डिराइव करेगा, और पूरा सेल बन के निकल जाएगा, ठीक है। और हमने और पढ़ा था कि क्लीवेज बाय प्रोटीएसिस, प्रोटीएसिस क्या करेंगे कि जो बड़ा 160 प्रोटीन बना था उसको तोड़ के ग्लाइकोप्रोटीन 120 और 41 बनाएंगे, और ये पूरा का पूरा सेल बन के निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि बहुत सारे ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वैसे वो हम फार्मा में पढ़ लेंगे, लेकिन ये डायग्राम के साथ ही हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन हो रही है, क्या ख्याल है, और यहाँ पे इन स्टेप्स पे हम ड्रग्स दे सकते हैं। यहाँ पे एंट्री के लेवल पे दे सकते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन के लेवल पे दे सकते हैं, इंटीग्रेशन के लेवल पे दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि जो हम उसकी असेंबली को, यानी कि उसकी एंट्री को इनहिबिट करने के लिए ड्रग्स देते हैं, वो होते हैं एंट्री इनहिबिटर्स, और उसमें दो ड्रग्स हैं, एनफ्यूवर्टाइड एंड मरेविरॉक, ठीक है। उसके अलावा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन को अगर हम इनहिबिट कर देंगे तो क्या ख्याल है कि वायरस बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स इनहिबिट करेंगे, और उनका क्या नाम है? ज़ाइडोब्यूटीन एंड अदर ड्रग्स, राइट। उसके अलावा जो हमने इंटीग्रेशन को इनहिबिट करना है, उसमें जो इंटीग्रेज इनहिबिटर्स होते हैं वो कौन से हैं? रेल्टिग्राविर। उसके अलावा एक और हम देख लेते हैं, यहाँ पे जो हमने पढ़ा था कि जो प्रोटीन की क्लेवेज होती है, पॉलीप्रोटीन से क्लीव होके एक्टिवेटेड प्रोटीन बनते हैं, तो क्या ख्याल है उन प्रोटीएजेस को इनहिबिट कर देंगे, एक्टिवेटेड प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, और प्रोटीएज इनहिबिटर्स कौन से होते हैं? इंडीनावीर एंड अदर्स, ठीक है। तो इस डायग्राम से आपको सारी रेप्लिकेटिव साइकिल बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए, और आपके माइंड में ये होना चाहिए कि कौन कौन से ड्रग्स किस किस लेवल पर काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद रेप्लिकेटिव साइकिल में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, आपने समरी एक दफ़ा रीड कर लेनी है, या बस आप डायग्राम भी देखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। यहाँ पे हमने देखा है कि ये देखो, कीमोकाइन रिसेप्टर से ना, उसकी मदद से ही जो वायरस है वो अंदर दाखिल हो सकता था। तो यही कहा जा रहा है कि अगर इस कीमोकाइन रिसेप्टर के अंदर म्यूटेशंस आ जाएंगी तो क्या ख्याल है, वायरस बाइंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर CCR5 की म्यूटेशंस होती हैं, उनको इस म्यूटेशन का फ़ायदा हो जाता है कि वो HIV से प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। और ऐसी जो इंपॉर्टेंट म्यूटेशन है वो कौन सी है? डेल्टा 32 म्यूटेशन।
उसके अलावा हमने बात की थी आरएनए पॉलीमरेज़ की, इंटीग्रेशन की बात हमने कर ली, इंटीग्रेज़ को देख लिया हमने और हमने ये भी देखा प्रोटीएज़ेज़ का क्या काम होगा कि वो एक्टिवेटेड प्रोटीन्स बनवाएँगे। तो गैग और पोल के पोली प्रोटीन से वो क्या बनवाते हैं, वो इम्पॉर्टेंट एक्टिवेटेड प्रोटीन्स बनवाते हैं और वो कौन से होते हैं, P24, P17 और दूसरे स्मॉलर प्रोटीन्स होते हैं। उसके अलावा पोल प्रोटीन भी टूटा-फूटा जाता है और वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज़, इंटीग्रेज़ और प्रोटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? ये चीज़ें देख लेनी है। तो आपने ये सारी चीज़ें देख के आपको क्या अंदाज़ा हुआ कि एचआईवी की जो रेप्लिकेशन है वो डिपेंड करती है सेल के प्रोटीन्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, होस्ट सेल के प्रोटीन्स के ऊपर भी डिपेंड करती है और वायरल सेल के मतलब वायरल के प्रोटीन्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है? तो सारे रिसेप्टर्स वगैरह और सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। ट्रांसमिट कैसे होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए, पेरीनेटल ट्रांसमिशन भी होती है यानी कि मदर से बेबी में ट्रांसमिट हो सकता है, प्लेसेंटा से भी ट्रांसमिट हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क से भी ट्रांसमिट हो सकता है। इसलिए एचआईवी पॉजिटिव मदर्स बच्चों को दूध कभी भी ना पिलाएं। सलाइवा और टीयर्स में से भी जा सकता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा मोड ऑफ इन्फेक्शन नहीं है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए भी जाता है। पहले क्या किया जाता था कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले हम टेस्ट करते हैं ना कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो हम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब एचआईवी एक पेशेंट को इन्फेक्ट कर लेता है, तो एचआईवी इन्फेक्शन से लेके एंटीबॉडी के बनने तक एक बीच में टाइम होता है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं विंडो पीरियड का, कि उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है लेकिन पेशेंट हैज़ स्टिल द इन्फेक्शन, राइट? तो इसका एंटीबॉडी अगर नेगेटिव है, इट डजंट मीन द पेशेंट इज़ नॉन इन्फेक्टेड। तो ऐसे टाइम पे क्या होता था, ट्रांसफ्यूजन सपोज़ हम एक पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन देने लगे हैं, हमने टेस्ट कराया, विंडो पीरियड में टेस्ट करा लिया और विंडो पीरियड में टेस्ट कराया, हमें एंटीबॉडी नेगेटिव मिली, हम बड़ा खुश हुए, हाँ जी भाई इसको तो कोई इन्फेक्शन नहीं है, फटाफट ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करो। ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया, पता लगा अगले दिन जी उस पेशेंट को एचआईवी हो गया। तो क्या किया कि आपने विंडो पीरियड की चीज़ को इग्नोर कर दिया। तो इस चीज़ के मसले को हल करने के लिए अब क्या किया जाता है कि विंडो पीरियड की जो एक मिसकंसेप्शन है उसको रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, अब एंटीजन का टेस्ट किया जाता है, क्योंकि एंटीजन तो हर टाइम एचआईवी के ऊपर मौजूद होता है। तो अब टेस्ट किया जाता है P24 एंटीजन का, और P24 एंटीजन हमेशा डिटेक्ट हो जाता है और अगर वो पॉजिटिव है तो इट मीन्स दैट पेशेंट हैज़ एचआईवी, ठीक है? आगे एपिडेमियोलॉजी है, इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या होती है? एचआईवी हमने देखा है कि एचआईवी का सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट क्या होता है, ये हमारे CD4 टी सेल्स को किल करेगा। और CD4 टी सेल आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यूनिटी। दे मीडिएट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है? तो अब क्या ख्याल है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की सप्रेशन हो जाएगी। जब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ही नहीं है, तो मैंने बताया था ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं। ऑपर्चुन इन्फेक्शन आर दोज इन्फेक्शन कि जो नॉर्मली इम्यूनो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स में नहीं हो रहे होते, लेकिन जैसे ही इम्यूनिटी सप्रेस करेगी, हमारे अपने गट के बैक्टीरिया को मौका मिल जाएगा कि हाँ देखो हमारे होस्ट के तो इम्यूनिटी ही कम हो गई, अब हम भी अटैक कर लेते हैं। तो नॉर्मली जो हमारे गट के फ्लोरा होते हैं वो भी अटैक करने लग जाते हैं। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट एचआईवी में जो दो डेंजरस इन्फेक्शंस होते हैं वो कैपोसी सार्कोमा हो जाता है और लिम्फोमा हो जाता है, ठीक है? एचआईवी डायरेक्टली ट्यूमर्स नहीं कॉज करता, इनिशियल इन्फेक्शन होता है। मतलब एचआईवी हम कहें ना कि एचआईवी की वजह से ट्यूमर हो रहे हैं, कैपोसी सार्कोमा और लिम्फोमा नहीं, डायरेक्टली वो ट्यूमर्स नहीं बनाता, बल्कि जब इनिशियल इन्फेक्शन होता है ना जेनिटल ट्रैक्ट का, तो उसमें क्या होता है कि जो भी ये ना पहले एचआईवी क्या करता है कि म्यूकोजल सेल्स को बड़ा अच्छे से अटैक करता है। तो क्या होता है कि जैसे ही कोई इन्फेक्शन होता है तो उसमें ये जो म्यूकोजल सेल में डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं ना, जैसे लैंगरहैंस सेल्स, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले वो इन्फेक्ट होते हैं, ठीक है? वो इन्फेक्ट होने के बाद यानी कि सबसे पहले लैंगरहैंस सेल्स इन्फेक्ट हो गए म्यूकोजल सर्फेसिस के, उसके बाद जाके इन्फेक्ट होते हैं CD4 पॉजिटिव टी हेल्पर सेल्स इन्फेक्ट होंगे। तो एचआईवी क्या होता है कि वो ब्लड में यानी कि इन्फेक्शन के बाद, हमने कहा ना कि ब्लड में पहले तो इन्फेक्शन होता है, तो एचआईवी ब्लड में कब आना स्टार्ट होता है, 4 से 11 दिन के बाद आना स्टार्ट होगा, ठीक है? तो एचआईवी सबसे पहले लैंगरहैंस सेल्स को इफेक्ट करता है, फिर CD4 पॉजिटिव टी सेल्स को, और इन्फेक्शन से लेके जब तक हमें जो एचआईवी डिटेक्ट होता है ब्लड में, कितने टाइम बाद डिटेक्ट होता है, 4 से 11 दिन के बाद। एचआईवी अब कौन से हेल्पर टी सेल को अटैक करता है, टी हेल्पर सेल 17, और इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ये हमारी सारी म्यूकोजल सर्फेसिस, हमारे जीआई ट्रैक को, हमारे नेजल म्यूकोजा को, हमारे जेनिटल ट्रैक को, हर ट्रैक जहाँ जहाँ म्यूकोजा है वहाँ पे टी हेल्पर 17 सेल्स मौजूद हैं और वो कोई भी इन्फेक्शन नहीं होने देते, ठीक है? अब क्या होता है कि जी सारे टी हेल्पर 17 सेल्स डिस्ट्रॉय कर दिए एचआईवी ने, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट के पास म्यूकोजल इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है और हमारी गट की जो म्यूकोजा होती है वो नॉर्मली ई कोलाई से इन्फेक्टेड नहीं होती। ई कोलाई नॉर्मली हमारी गट का बैक्टीरिया होता है, लेकिन म्यूकोजा की इम्यूनिटी इफेक्ट हुई तो अब ई कोलाई भी हमारी गट की म्यूकोजा है उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि टी हेल्पर सेल 17 एक इंटरल्यूकिन 17 बनवाते हैं। ये इंटरल्यूकिन 17 का काम होता है कि ये न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट कराता है एट द साइट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो टी हेल्पर 17 सेल ख़त्म हो गए,
इंटरल्यूकिन 17 रिलीज़ नहीं हो रहा एचआईवी ने, क्योंकि हेल्पर सेल्स को डिस्ट्रॉय करा दिया। तो फॉर एग्जांपल म्यूकोज़ा के ऊपर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, है टी हेल्पर 17 सेल्स हैं ही नहीं, वो इंटरल्यूकिन 17 को रिलीज़ नहीं कराएंगे। जब इंटरल्यूकिन 17 नहीं है, न्यूट्रोफिल्स नहीं आएंगे और हमारी म्यूकोजल के ऊपर जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे वो बैठे रहेंगे और डिस्ट्रॉय कर लेंगे। उसके अलावा एचआईवी ब्रेन में भी चला जाता है। ब्रेन में मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस जो इम्यून सेल्स पड़े होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, और जब वो उनको डिस्ट्रॉय करता है, तो हमने पढ़ा था कि जब डिस्ट्रक्शन होती है तो वहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस वाले जायंट सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से ब्रेन के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो ब्रेन में फ्यूजन होती है ना एचआईवी इन्फेक्टेड सेल्स की जो ब्रेन में फ्यूजन है वो कौन मीडिएट करवाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन 41, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि जो एचआईवी के जो इन्फेक्शन के पेशेंट होते हैं ना, उनके अंदर क्योंकि इम्यूनोलॉजिकल अटैक भी हो रहा होता है, तो एचआईवी इन्फेक्टेड सेल्स जो है ना उनकी डेथ भी हो रही होती है। ऐसा है कि वो सिर्फ CD4 टी सेल्स को अटैक कर रहे हैं ना, तो एचआईवी वाले जो सेल्स हैं, अब CD8 टी सेल्स क्या करते हैं कि वो एचआईवी के जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं ना हमारे होस्ट सेल के अंदर, जिनके अंदर एचआईवी जाके बैठ गया है, CD8 सेल्स क्या करेंगे? उन होस्ट सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इम्यूनिटी अटैक करेगी ना एचआईवी इन्फेक्टेड सेल्स को, तो उसकी वजह से क्या होगा कि CD8 टी सेल्स जो होस्ट के इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे। और अब क्या होता है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब एचआईवी बड़ा चालाक होता है कि वो इनके एक्शन को भी इनहिबिट करता है, लिमिटेड बाय द एबिलिटी ऑफ वायरल टैट एंड नेफ प्रोटीन्स। वो क्या करते हैं? टैट और नेफ प्रोटीन के MHC क्लास 1 जो प्रोटीन मैंने बताया था ना कि ये एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं और वायरल जो सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कराते हैं। तो जब MHC क्लास 1 प्रोटीन्स एक्सप्रेस नहीं, यानी कि फॉर एग्जांपल एचआईवी गया, इसने होस्ट के सेल को इन्फेक्ट किया और अब होस्ट का सेल इन्फेक्टेड सेल बन गया, तो एचआईवी क्या करेगा कि इसी होस्ट के सेल पे जो MHC क्लास 1 प्रोटीन था ना उसकी एक्सप्रेशन को कम कर देगा। अब MHC क्लास 1 प्रोटीन की एक्सप्रेशन कम हो गई है, ये है ही नहीं, तो क्या ख्याल है CD8 टी सेल्स आएंगे इसको डिस्ट्रॉय करने? वो नहीं आएंगे। तो ये जो इन्फेक्टेड होस्ट सेल है ये पड़ा रहेगा काफ़ी टाइम तक, और ये बॉडी में इन्फेक्शन करा देता है। और ये कारनामा कौन कराते हैं? वायरल टैट एंड नेफ प्रोटीन। एक और मैकेनिज्म जिससे हेल्पर टी सेल की डेथ करवाते हैं एचआईवी हेल्पर टी सेल की डेथ और कैसे कराता है कि ये सुपर एंटीजन के तौर पे काम करता है, ठीक है। अब ये सुपर एंटीजन का मतलब क्या है कि जो बहुत ज़्यादा हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट करेगा, और जब बेचारे इतने एक्टिवेट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो टी लिम्फोसाइट्स का इन्फेक्शन है, परसिस्टेंटली इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं और वो एचआईवी बनाते रहते हैं, यानी कि टी लिम्फोसाइट कम हो गए हैं। टी लिम्फोसाइट जब कम हो गए हैं तो एचआईवी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, और एचआईवी क्या कराता है कि आगे और इन्फेक्टेड सेल्स होस्ट की बॉडी में बनाता रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो डिफरेंट जगहों पे भी जाके बैठ जाता है, लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फ नोड्स वगैरह में, और इसकी वजह से क्या होता है कि पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है। उसके अलावा अक्सर ऐसा भी होता है कि लेटेंट इन्फेक्शन भी होता है। लेटेंट इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि एचआईवी यानी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, एचआईवी के नए नए सेल्स यानी कि होस्ट के इन्फेक्टेड एचआईवी सेल्स नए नए नहीं बन रहे, लेकिन जो रेस्टिंग CD4 पॉजिटिविटी मेमोरी सेल्स पड़े हुए हैं उनके अंदर एचआईवी का जीनोम इंटीग्रेट हुआ है, यानी कि उनके डीएनए के अंदर उनका जीनोम एचआईवी का पड़ा हुआ है। रेस्टिंग CD4 पॉजिटिव मेमोरी टी सेल्स बने हुए हैं, यानी कि टी सेल के अंदर जाके एचआईवी एंटर तो कर गया है, इंटीग्रेट भी हो गया उसके डीएनए में, लेकिन अभी वो रेस्टिंग फेज में है, अभी वो एक्टिव फेज में नहीं है। एक्टिव फेज में डिस्ट्रॉय होते हैं ना, तो अभी वो रेस्टिंग फेज में है, और ये रेस्टिंग फेज में पेशेंट महीने सालों तक भी रह सकता है, ठीक है। तो एचआईवी की रेप्लिकेशन, फिर अब ये जो रेस्टिंग फेज है, तो अब एचआईवी की रेप्लिकेशन किस चीज़ पे डिपेंड करती है? होस्ट के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स पे, ठीक है। और होस्ट के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिवेटेड सेल्स में बनते हैं, रेस्टिंग CD4 पॉजिटिव टी सेल्स में नहीं बनते। तो बात समझ आई? तो जब तक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स नहीं होंगे एचआईवी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेटेड सेल्स में होते हैं, और क्योंकि ये रेस्टिंग सेल्स हैं इसमें एचआईवी रेप्लिकेट नहीं हो सकता, तो वो इंटीग्रेट होके बैठ जाता है, ठीक है। तो इंटीग्रेट होके बैठ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कभी ज़िंदगी में एक्टिवेट नहीं हो सकता, वो बाद में कभी एक्टिवेट भी हो जाएगा। अब जो बंदा एचआईवी से इन्फेक्टेड होता है उसको हम कंसिडर करते हैं कि ही इज़ इन्फेक्टेड फॉर लाइफ, यानी पूरी ज़िंदगी के लिए वो इन्फेक्ट हो गया है। उसके अलावा एक और टर्म इस्तेमाल होती है एलीट कंट्रोलर्स। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको एचआईवी इन्फेक्ट तो कर जाता है, लेकिन इनके अंदर एचआईवी यानी कि 1% से भी कम ऐसे लोग होते हैं जिनके ब्लड में एचआईवी हमें मिलता नहीं है। एचआईवी ने इन्फेक्ट किया, लेकिन एचआईवी की जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो वो हमें मिलता नहीं है, ठीक है। और ये किस वजह से होता है? HLA अलील्स की वजह से। कुछ इनके अंदर ऐसी अलील्स होती हैं जो प्रोटेक्टिव होती हैं, और इसके अंदर क्या होता है कि और क्या होता है? इनहिबिटर होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज का P21, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि इन पेशेंट्स में क्यों ऐसा होता है? इन पेशेंट्स में इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उनके अंदर
HLA एलील्स होती हैं और ये एलील्स P21 बनाती हैं और P21 का क्या काम होता है कि वो इन्फेक्शन को सप्रेस करता है। उसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो जिनके अंदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता ही नहीं है। क्यों अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनको HIV ने अटैक तो किया लेकिन उनके हेल्पर टी सेल्स को इतना ज़्यादा कम नहीं किया, तो कुछ ना कुछ हेल्पर टी सेल बाकी रह जाते हैं और वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस नहीं करवाने देते, ठीक है? तो ऐसे लोगों के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है कि उनके हेल्पर टी सेल्स कम नहीं हो रहे? इट इज़ ड्यू टू म्यूटेशन इन द नेफ जीन, ठीक है? तो नेफ जीन के अंदर म्यूटेशन होती है। HIV की जब नेफ जीन बेचारी के अंदर म्यूटेशन है, तो नेफ जीन क्या करती थी कि MHC क्लास 1 प्रोटीन की एक्सप्रेशन को कम कर रही थी। तो नेफ जीन नहीं है, MHC क्लास 1 की एक्सप्रेशन कम नहीं होगी, तो उसकी वजह से हमने पढ़ा था ना कि MHC किसको अट्रैक्ट करता था? साइटोटॉक्सिक CD8 टी सेल्स को, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को, और उन्होंने HIV इन्फेक्टेड सेल्स को किल करवाना था, ठीक है? तो अब क्या ख्याल है कि जब नेफ जीन के अंदर म्यूटेशन आ गई तो CD8 टी सेल्स के काम इनहिबिट नहीं होगा और वो अपना काम कर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स होते हैं नॉन प्रोग्रेसर, यानी कि उनका इन्फेक्शन ज़्यादा आगे प्रोग्रेस नहीं करता। किस वजह से होता है? अल्फा डिफेंसिन की वजह से होता है। अल्फा डिफेंसिन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और इनकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। ये क्या करते हैं? एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी पॉजिटिवली चार्ज है। चार्ज का मतलब क्या है कि ये बाइंड नहीं होने देंगे, HIV को CXCR4 रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देंगे और एंट्री को ब्लॉक कर देंगे। उसके अलावा क्या होता है कि टी सेल जो है के अलावा बी सेल्स भी इफ़ेक्ट होते हैं HIV में। बी सेल की पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन होती है बी सेल की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाएंगी और एंटीबॉडीज़ बनेंगी, ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ होंगी और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय होंगे। तो मेन इम्यून रिस्पॉन्स टू HIV इन्फेक्शन किसका होता है? साइटोटॉक्सिक CD8 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट का, जो मैंने बताया था कि HIV इन्फेक्टेड होस्ट सेल के ऊपर MHC क्लास 1 प्रोटीन्स एक्सप्रेस होते हैं, उनको रिकग्नाइज़ करते हैं CD8 टी सेल्स और वो आके उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इनिशियल इन्फेक्शन होगा, ये सेल्स रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन HIV की कुछ म्यूटेशंस होती हैं, जैसे N जीन में म्यूटेशन है जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 को एनकोड कर रही होती हैं, वो म्यूटेशन होती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? इन म्यूटेशन की वजह से नए क्लोन साइटोटॉक्सिक टी सेल के प्रोलिफरेट करते हैं और इस म्यूटेंट स्ट्रेन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स अब क्या करते हैं कि बेचारे पहले तो किल कर रहे थे, लेकिन बाद में क्या होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि CD4 टी सेल्स जो हेल्पर टी सेल्स हैं, ठीक है? CD4 हेल्पर टी सेल्स वो बेचारे मरते जा रहे हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता CD8 टी सेल्स देखेंगे कि CD4 कम हो रहे हैं, तो साइटोटॉक्सिक सी सेल्स की भी अपनी इफेक्टिवनेस लूज़ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि CD4 टी सेल मर रहे हैं, तो इनका काम होता है इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस करना और इंटरल्यूकिन 2 आगे जाके CD8 टी सेल को एक्टिवेट करा था। तो HIV के इन्फेक्शन में क्या होता है कि पेशेंट के, क्योंकि CD4 टी सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इंटरल्यूकिन 2 नहीं बनेगा, तो वो CD8 टी सेल्स को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा और आहिस्ता-आहिस्ता पेशेंट जो है उसके अंदर ये इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ता रहेगा, ठीक है? उसके अलावा बहुत सारी ऐसी जीन्स होती हैं जो कि MHC क्लास 1 प्रोटीन को एक्सप्रेस कर रही होती हैं, उनके म्यूटेशन आ जाएँ, तो क्या ख्याल है? MHC क्लास 1 प्रोटीन सही नहीं बनेंगे तो रैपिड क्लिनिकल प्रोग्रेशन टू एड्स होगी, क्योंकि MHC क्लास 1 प्रोटीन का काम होता है CD8 टी सेल्स को अट्रैक्ट करना। उसके अलावा क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ भी बनती हैं HIV प्रोटीन्स के ख़िलाफ़, वो क्या करेंगी? वो इनको न्यूट्रलाइज़ करा देंगी। HIV के 3 मैकेनिज़म्स होते हैं जिसकी वजह से वो इम्यून सिस्टम से एस्केप कर जाता है। एक तो इंटीग्रेशन हुई। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि जाके होस्ट के DNA के अंदर बैठ गया इसका DNA, तो उसकी वजह से क्या है? परसिस्टेंट इन्फेक्शन होता है। उसके अलावा हमने पढ़ा है कि इनकी N जीन के अंदर बहुत ज़्यादा म्यूटेशन होती रहती है और उसके अलावा इनके टैट और नेफ प्रोटीन बनते हैं और हमने पढ़ा था कि वो MHC क्लास 1 प्रोटीन की डाउन रेगुलेशन कराएँगे। MHC क्लास 1 प्रोटीन की डाउन रेगुलेशन होगी, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे। साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट नहीं होंगे तो HIV इन्फेक्टेड सेल किल नहीं होंगे और इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 3 मेन मैकेनिज़्म क्या होते हैं जिस वजह से HIV बच जाता है इम्यून सिस्टम से? ड्यू टू इंटीग्रेशन, ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ N जीन एंड थर्ड इज़ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ टैट एंड नेफ प्रोटीन व्हिच विल डाउन रेगुलेट द MHC क्लास 1 प्रोटीन्स।